हिंदी युग भाई वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारा जो केवीएस और एचपीएससी पीजीटी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। नमक अदरोगा उसका जो लेखक का परिचय है वो मैंने आपको बिल्कुल डीप में करवा दिया था। आपने जिन्होंने भी वीडियो देखी है उन्होंने देख लिया होगा कि उससे बाहर तो क्या जाएगा, अगर केवीएस में तो जाएगा नहीं। हाँ, एचपीएससी में हो सकता है, पर उसमें भी कम से कम मैंने तकरीबन सारा उसमें करवा दिया है। अब मैंने आपको कहा था कि पाठ जो है ना आप खुद पढ़ो। जब आप खुद पढ़ोगे तो आपका एक पिक्चर बन जाती है और आप उसको अच्छी तरह सोल्व कर लेते हो। मैं यहाँ पे आपको ना इस जो चैप्टर है इसमें से सिर्फ आपको एक छोटी सी समरी है जो आपको दिख रही है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदु करवा दूंगा। और कम से कम 40-50 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। जिस अगर एक छोटी सी कहानी में 40-50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो उससे बाहर तो आप देखो क्या जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप जिन बच्चों ने अगर वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा ना उससे भी उनको नॉलेज हो जाएगी कि भी इस चैप्टर में है क्या। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रस्तुत कहानी नमक का दरोगा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यह झूठ पर सच की जीत की कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र पंडित वंशीधर है। वंशीधर की नौकरी नमक का दरोगा के पद पर होती है। अपनी ईमानदारी के कारण वंशीधर को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत सच की होती है। पंडित अलोपुद्दीन सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्तों के साथ अपनी सरकारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेता है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान नियति और अकेले पढ़ते जाने का यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी खत्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर हमारे विश्वास उड़ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आती है। इसलिए कहानी का अंत में सच की जीत के साथ होती है। आपने जिन्होंने भी ये लेसन पढ़ा होगा या वीडियो देखी होगी किसी और यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें आपने देखा होगा इस कहानी में क्या कि जो वंशीधर है वो नमक का दरोगा बनता है। नमक के महकमे में मिल जाती है। उस नमक के महकमे में जो है बड़े-बड़े जो पद पे पटवारी इस तरह के जो मालदार जॉब थी, उसको भी नमक के दरोगा उस टाइम नमक का जो अवैध व्यापार होता था, वहाँ पर उस चुंगी घर पर बहुत सारी रिश्वत मिल जाती थी। तो सब वहाँ लगना चाहते थे। जो वंशीधर है, वो ईमानदार व्यक्ति था और जो इसमें अलोपीदीन है, वो जो है वहाँ जो आस-पास का जो गाँव था, उसके जो सेठ है उसको सभी जानते हैं, अंग्रेज़ भी जानते हैं। और वो जैसे उन चौंकी से अवैध नमक लेके जाने लगता है, तो इसको पकड़ लेता है ये। और रिश्वत देने पे भी ये नहीं मानता। और जो कोर्ट में क्या होता है, जब वो छूट जाता है वंश जो अलोफुद्दीन है, और इसके कारण उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि वो जो मालदार पार्टी थी अंग्रेज़ों का भी ध्यान रखता था। बाद में इसको ईमानदारी से खुश होके इसकी अलोपीदीन जो उसकी जायदाद था उसका मैनेजर बना लेता है और उसको बंगला, गाड़ी सब दे देता है। इसमें इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शवाद क्या होता है कि जिसमें हम धर्म के अनुसार चलते हैं। अभी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी ईर्ष्या नहीं कर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अभी सबसे मिल के रहना चाहिए। और यथार्थवाद में क्या है, जो है उसको मानो। भी इतना हमने मतलब उसमें घूम भावनाएँ ज़्यादा नहीं लेके आनी है। तो तभी तो कहते हैं कि निराशावादी कर देता है, हर चीज़ में हम तर्क ढूँढते हैं, क्योंकि हर चीज़ में तर्क भी नहीं ढूँढा जाता। तो प्रेमचंद का जो शुरू का साहित्य है उसमें यही चीज़ है कि आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। वो समस्या तो उठाते हैं, साथ में क्या कर देते हैं उसका समाधान भी कर देते हैं। जैसे सेवा सदन था, सेवा सदन में उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या उठाई, और वेश्यावृत्ति के बाद उन्हें वो एक सेवा सदन बना दिया सुमन के थ्रू। जिसके कारण क्या है, वो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद हो गया। जैसे पंच परमेश्वर है, ऐसा कहाँ होता है आज के टाइम में कि वो कहता है कि अब उसका दोस्त बदला लेना चाहता है, परंतु जब वो उसके पंच के उस पे बैठता है तो वो सही फैसला लेता है। तो इस तरह का आदर्श उन्मुख यथार्थवाद था। पर जैसे कफन कहानी है, कफन कहानी में उन्होंने बिल्कुल यथार्थ रखा, उन्होंने उनका मोह उठ चुका था। जैसे पूस की रात है, पूस की रात में जो जो उसमें नायक होता है वो कहता है ठीक है जल गया, अब अपना आराम से रात को जागना तो नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे गोदान है, गोदान में होरी के जो होरी है उसकी मृत्यु दिखाते हैं वो। तो जो अंत में वो यथार्थवाद की तरफ बढ़ चुके थे और शुरू में उनका आदर्श उन्मुख यथार्थवाद था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। नमक का दरोगा कहानी का नायक पंडित वंशीधर था। मैंने आपको देखिए वीडियो बनाई है पिछली, वो भी सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो है। उसमें इतना सारा पूरा प्रेमचंद का साहित्य मैंने उसमें लिया है। और इसमें भी देखिए कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी लंबी। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम वीडियो बनाऊँ, जिसके टाइम कम हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी लंबी-लंबी वीडियो देखो। अपना कंटेंट लो और उस तैयारी करो सेल्फ स्टडी, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका 100 नंबर का तो सब्जेक्ट ही आएगा। नमक का दरोगा कहानी का प्रथम भाग, यहाँ पे बार गलत लिखा है, प्रथम भाग जो है 1914 में प्रकाशित हुआ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बाद में मानसरोवर भाग 8 में इस कहानी का को संकलन कर दिया। जो 8 कहानियाँ 8 जो कहानी संग्रह जो मानसरोवर के रूप में इनके प्रकाशित हुए हैं, जो इनकी मृत्यु के बाद हुए थे। तो मानसरोवर भाग 8 में इस कहानी का संकलन है, और मानसरोवर भाग 8 का जो प्रकाशन है 1950 में हुआ है। तो ये भी याद रखिए। पंडित वंशीधर के नमक के दरोगा पद पर नौकरी लगती है और ईमानदारी का परिचय देते हुए अवैध नमक ले जाते हुए पंडित अलोपुद्दीन को गिरफ्तार कर लेता है। ये मेन इसका पॉइंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, नमक का दरोगा जो कहानी किस तरह की कहानी है, तो ये आपने याद रखना है, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद ये कहानी है। उसके बाद देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से इसी तरह का क्वेश्चन उठाएगा, चाहे एचपीएससी हो, एचपीएससी तो जरूर उठाएगा, केवीएस भी है जैसे। तो देखिए पाठ में आए, जो पाठ के अंदर है, जो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर मुहावरे आए थे। पो 12 होना, इसका अर्थ होता है मौज होना। ठीक है, ये लेसन के अंदर से है जो मैंने निकालने हैं इसमें से। घास फूस की तरह बढ़ना, ये जो घास फूस की तरफ बढ़ने का पता नहीं चलना, इसके पीछे क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि घास फूस की तरह जब वंशीधर
जाने लगता है नौकरी की तलाश में, तो उसके जो पिता वो कहते हैं कि अब तूने भी नौकरी ओहदे को नहीं देखना है, अब वेतन को देखना है और जो घर में लड़कियाँ वो भी घास-फूस की तरह बढ़ रही हैं। मतलब कि वो उनका पता नहीं लग रहा है, अभी उनकी शादी भी करें, इस तरह की चीज़ें हैं। कगारे का वृक्ष होना, यहाँ पे भी यही बात है। इसके बाद वो कहते हैं मैं तो क्यों जो उनका वंशीधर का पिता है, वो बुजुर्ग हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, तो वो कहते हैं मैं तो कगारे का वृक्ष हूँ, मतलब मृत्यु का निमित्त हूँ, अब तो तेरे ही आसरा है कि तू ही करेगा जो भी करेगा। पूर्णमासी का चाँद होना, केवल 1 दिन दिखाई देना, यहाँ भी यही बात आती है। यहाँ पे वो कहता है कि जो वंशीधर का पिता है, वो ये कह रहा है कि जो तनख्वाह होती है, जो मिलती है, वो तो एक पूर्णमासी का चाँद होती है, महीने में 1 बार ही दिखता है जैसे, तो तनख्वाह भी 1 बार ही दिखती है और धीरे-धीरे जैसे चाँद घटता जाता है, इसी तरह जो है ये तनख्वाह भी घटती जाएगी, तो ऊपरी कमाई पे ध्यान रखना है। तो ये इस तरह की शिक्षा दे रहा है उसको घर से निकलने से पहले। बहता हुआ श्रोता होना, सदा काम निकलते रहना। बहता हुआ श्रोता होना रिश्वत के पैसे को कह रहा है, जो ऊपर की कमाई होती है, उसको ये कह रहा है यहाँ पे इसके पिता। कौड़ियों के ईमान बेचना, तुच्छ लाभ के लिए भ्रष्ट हो जाना, भूखा सिंह होना, जल्दबाजी करना, कातर दृष्टि से देखना, भयभीत होकर देखना, दीवार और छत में भेद ना होना, बहुत अधिक भीड़ होना। यहाँ पे जब अलोपीदीन इतना बड़ा वो है, सेठ है, उसको जब कोर्ट में लेके जाया जाता है अगले दिन, तो सब लोगों में चर्चा होती है। वो चर्चा उस चर्चा का जो है लोग उसको देखने के लिए इतने ज़्यादा भीड़ है कि इसके लिए क्या मुहावरा है, दीवार और छत का भेद नहीं है, बहुत ज़्यादा कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। लल्लो-चप्पो की बातें करना, खुशामद करना, ये जो है जब वंशीधर के घर आता है अलोपीदीन, तो उसके पिता माफ़ी माँगते हैं, लल्लो-चप्पो की बातें करता है कि भैया तो उसको समझ नहीं थी, इस तरह की बातें करी, तो यहाँ ये आता है। ठकुर सुहाती बातें करना, झूठी प्रशंसा करना। उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण है, इसको अगर आपने सही तरह कर लिया तो आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, आपको इसको बार-बार आप नोट्स बना लो, वीडियो को देख लो। तो ये देखिए कम से कम इसमें से भी 40 क्वेश्चन बने हैं। देखिए बंदूक लेकर चलने वाले सिपाही वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये इसी में से है, जो भी है इसी के अंदर से। तो जो बंदूक लेकर चलता है उसको क्या बोलते हैं? बंदूक लेके चलता है उसको बोलते हैं बरकंदाजी, ठीक है? बरकंदाजी। मैं तो कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ, यह कथन किसका? मैंने अभी देखिए बताया। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर जो वंशीधर है, ये वंशीधर हो रहा है, वंशीधर के पिता ने बोला था जब वो जा रहा था, लड़कियाँ घास फूस की तरह बढ़ते जाती हैं, ऐसा क्यों कहा? वंशीधर के पिता ने, लड़कियों को समाज में बोझ 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 समझा जाता है इस वजह से कि भी उनकी शादी कर देनी है जल्दी से। उसके बाद पंडित वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा है? ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका। मासिक वेतन 1 दिन मिलता है और जल्दी खर्च हो जाता है। पंडित वंशीधर के पिता ने नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान न देने के लिए क्यों कहा है? ओहदे से ज़्यादा महत्वपूर्ण वेतन है, जो वेतन हो भी ये नहीं देखना है, जहाँ पे वेतन ज़्यादा मिले वहाँ पे आपने करना है और ऊपरी कमाई भी हो। तो इसका ये बनेगा आंसर। इसके बाद इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। अब ये जो पंक्ति है ना, ये चैप्टर में से ही उठाई हुई है। जो पाठ है उसी में से मैंने ये उठाई हुई है और इसमें से देखिए अगर इस तरह पूछ ले भी ये किस कहानी की पंक्ति है, तो आप जब ये क्वेश्चन करो तो आपको पता लग जाएगा कि ये नमक के दरोगा की है। तो यह कथन किसके लिए कहा और किस अर्थ में कहा? ये कथन है जो पंडित वंशीधर के लिए कहा। पंडित वंशीधर जान बचा लो तो कोई खास व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे थोड़ा इसमें टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि किसके लिए कहा? वंशीधर के लिए। क्यों कहा? जब उसने अलोपीदीन को गिरफ्तार किया और अलोपीदीन क्या था, बड़ा शेर था, अंग्रेज़ों की जान-पहचान थी उसके साथ और सभी जानते थे, जज भी जानता था। तो वंशीधर को कोई नहीं जानता, तो इसका मतलब क्या था कि उसके पास जो उसके मित्र थे तो वो कौन से थे? उसकी अपना धैर्य था, उसकी बुद्धि थी, पथ प्रदर्शक थी और जो उसका स्वाभिमान था, वो इसका था। वंशीधर इसका अर्थ ये था कि वंशीधर जो है उसका वो कोई ख़ास व्यक्ति नहीं है। वो सिंपल उसके जो आत्म-सम्मान है, जिसके कारण वो टिका हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में कही गई है। उसके बाद मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। पंडित वंशीधर के पिता का कथन क्या तात्पर्य है? गरज वाले आदमी के साथ कठोरता और करने से लाभ ही लाभ है। जिसको थोड़ी भी शर्म है, उसके साथ कठोरता करके हमें लाभ कमा लेना चाहिए। भी उससे हमें ना जितना ज़्यादा लाभ मिल जाए उतना अच्छा है, यहाँ पे इसका अर्थ ये है। अब ये फूल ना समाना, इसमें है ये क्वेश्चन, ये होता है फूला ना समाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, ठीक है? उसके बाद कलावर का अर्थ क्या है? शराब बनाने एवं बेचने का काम करना। ये भी इसी पाठ में है, तो ये जो इस तरह के शब्द हैं, ये आपने याद रखने हैं। कलावर का अर्थ क्या है? शराब बनाना और बेचने का जो काम करे उसे कलावर कलावर कहते हैं। अब देखिए पंडित अलोपीदीन कौन था? दातागंज का जमींदार। पंडित अलोपीदीन किस गाँव का था? तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। पंडित अलोपीदीन जो था दातागंज का था। महाजन कुछ नरम पड़े, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर रहेगा, पंडित वंशीधर की नौकरी मिलने से महाजनों को विश्वास हो गया था कि जो पंडित वंशीधर का पिता है, उधार के लिए जो पैसे लिए थे वो लौटा देगा, क्योंकि अब तो उनकी इनकम हो गई है और ऊपर से नमक नमक का दरोगा बन गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नमक का दरोगा पद के लिए कई लोग इतने आकर्षित क्यों थे? वेतन के साथ ऊपरी आय भी मिलती थी। पंडित अलोपीदीन की गाड़ी में क्या भरा था? अवैध नमक। सदाव्रत, ये भी आप याद रखें। इसमें सदाव्रत क्या है? हमेशा अन्न, यहाँ पे क्या रहेगा? अन्न, अनाज बाँटने वाला, ठीक है? अन्न बाँटने वाला। उसके बाद यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएँ और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएँ। इस कथन से क्या तात्पर्य और किसने कहा? इसका अर्थ ये है कि जब वंशीधर नमक लेके चौकी से जा रहा था, तो उसके लिए कह रहा है कि भई रिश्वत के लिए बात की है कि उनको रिश्वत ना दे और
पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर जो वहाँ का नमक का दरोगा था उसके लिए कही है। पंडित अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था वह पैरों के नीचे से सरकता हुआ मालूम हुआ। यह यहाँ जो सारी बात है किसके लिए हो रही है? धन के सहारे की बात है। जो सहारे की बात हो रही है, जो ये सहारे की बात हो रही है, सहारे की बात है, तो ये धन के सहारे की बात है। तो वो जो अलोपीदीन था उसके पास इतना धन था, उसका मानना था कि लक्ष्मी के बलबूते मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मैं अपने वश में कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि वो उसको जितना लालच दे रहा था वो मान नहीं रहा था। हम उन नमक हराम में से नहीं हैं जो कौड़ियों के ईमान बि बिकते फिरते हैं। यह कथन किसने कहा? पंडित वंशीधर ने। थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है, अगली बार ये दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि टाइम नहीं होता और जल्दी-जल्दी में टाइप करना होता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें ये क्या है, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों के ईमान बिक जाते हैं। तो इसका जो कथन है पंडित वंशीधर। इससे आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरह आएँगे। तो आपने पढ़ा होगा ये सारी पंक्तियाँ वहीं से और उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एस्टेट में भी इसी तरह से कम 15-20 क्वेश्चन आए हैं। सीधा वो इसी तरह देते हैं। 1000 नहीं, 1 लाख भी नहीं, सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। यह कथन किसका है? पंडित वंशीधर का। जमादार बदलू सिंह, एक ये बदलू अगर ये बात आ जाए कि जमादार बदलू सिंह किस कहानी का पात्र है? वो नमक का दरोगा। मन ही मन क्यों गाली दे रहा था? क्योंकि जो दरोगा जी है अलोपीदीन को गिरफ्तार करवाने के लिए बदलू सिंह को कह रहे थे, पर वो उसके जो रुतबा था उसके कारण उसको गिरफ्तार करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। पंडित 21वां क्वेश्चन, पंडित अलोपीदीन का सबसे पहले दरोगा जो कितने रिश्वत देने की पेशकश की? 1000 रुपए दिया था। उस वक़्त 1000 रुपए बहुत होता है। देखो उस टाइम कितना 1000 रुपए। फिर अंतिम रूप से अलोपीदीन ने उस रिश्वत की पेश की 40,000 रुपए। 40,000 रुपए उस टाइम 40,000 रुपए कितने होते होंगे? आज के करोड़ों के बराबर। धर्म ने धन के पैरों तले कुचल डाला, पंक्ति में कौन-सी शब्द शक्ति है? तो ये क्वेश्चन आएगा, कौन-सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। क्योंकि किसी धर्म ने धन को पैरों तले तले कुचल डाला। तो जो तीसरे बंदे से की बात हो रही है इसमें हमें पता नहीं लग रहा है कि क्या है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। कातर दृष्टि देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? भयभीत होना। धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत के भांति अविचलित खड़ा था। इसमें बहुसंख्यक, इसमें जो शब्द आया है इस तरह भी आ सकता है, क्वेश्चन भी ऐसे लगा देंगे जैसे बहुसंख्यक जो सेना है, उसका जो क्या अर्थ है? तो बहुसंख्यक सेना का अर्थ है रिश्वत का धन। जो रिश्वत के लिए जो धन अलोपीदीन दे रहा था, देने की कोशिश कर रहा था, उसकी सेना थी। पर वो क्या धर्म की जो अलौकिक वीरता थी उसके आगे क्या है वो सब फेल हो गई थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी यहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे जगती थी। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? पंडित अलोपीदीन रात को गिरफ्तार हुए थे, यह खबर फैल गई थी। उसके बाद प्रेमचंद की ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? क्योंकि वो क्वेश्चन क्या करेगा? प्रेमचंद के बारे में पूछेगा, भी प्रेमचंद के बारे में कौन-सा कथन सही है या कौन-सा कथन गलत है। उसमें से 4 लाइनें दे देगा प्रेमचंद की ईदगाह कहानी चाँद पत्रिका में छपी, अगर या फिर कहेगा सरस्वती पत्रिका में छपेगा, सरस्वती में तो वो गलत हो जाएगा। पर जो ये है क्या चाँद पत्रिका में छपी। इस तरह 4 देगा, उसमें से एक आपको इस तरह का पैटर्न एचपीएससी देता है। तो इस वजह से आपको एचपीएससी के लिए तो पीजीटी के लिए तो आपको इसी तरह ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने ये भी देखा होगा अभी पीछे 2 दिन पहले अभी रिजल्ट आया है फोरेंसिक लैब साइकोलॉजिस्ट का, उसमें उन्होंने रिजल्ट में लिखा कि हमें कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं, कि वो एक तो उन्होंने 50% वो दे दी, भी आप क्वालीफाई करना ही उसके बिना आपका वो नहीं। फिर नेगेटिव मार्किंग दे दी और तीसरा एक ये ऑप्शन भी है कि 5 कुछ ऑप्शन आपको भरना है, उसमें भी टाइम जाता ही है, 5 ऑप्शन भरेंगे क्योंकि टाइम तो जाएगा, अगर नहीं भरेंगे तो नेगेटिव मार्किंग जाएगी उसमें। तो इस कारण थोड़ा इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें केवीएस थोड़ा आसान रहेगा इसमें। प्रेमचंद का कौन-सा उपन्यास अधूरा है? मंगलसूत्र, जिसको उनके पुत्र अमित राय ने 1948 में पूरा किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। जन्म उनका याद रखना 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या निर्मला? अब ये क्वेश्चन नमक के दरोगा से ही है। अर्दली का अर्थ क्या है? अर्दली उस टाइम क्या है? कलेक्टरी में वकील से कम दर्जे का वकील होता था अर्दली। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। यहाँ गर्व लज्जा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो वंशीधर और पंडित अलोप जो है अलोपुद्दीन, ठीक है? गर्व और लज्जा जो शब्द है, गर्व तो हुआ वंशीधर के लिए क्योंकि उसने मतलब धर्म का, लज्जा इसलिए हुई कि ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के लिए मैं इस तरह जो रिश्वत दे रहा था। तो कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें? यह कथन किसने कहा? ये कथन जो अलोपीदीन पंडित जब वंशीधर के घर आता है, तो वो उसका जो पिता है, वो उनसे मिलने जाता है, उसको अपने घर लेने के लिए जब जा रहा होता है, तो वो उसकी बुराई कर रहा होता है अपने बेटे की। बट जो है, जो अलोपीदीन है, वो ये बात कहता है, भी इस तरह के जो पुरुष हैं, वो जो कुल और उसकी कीर्ति को उज्ज्वल करने के लिए ही आते हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दीपक जलाएँगे, इस कथन का अर्थ क्या है? वंशीधर के पिता ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि वो जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया, तो वो घर आया, तो ये कहा कि भई इतना अच्छा मौका मिल रहा था पैसा कमाने का और उसने कहते घर में अंधेरा है और मस्जिद में, घर में तो इतनी गरीबी थी और ये चले धर्म का पालन करने। तो इस तरह का उन्होंने व्यंग्य करा यहाँ पे। वह बड़े भारी आदमी है, न्यायाधीश का यह कथन किसके लिए था? अलोपीदीन के लिए, क्योंकि उसका रुतबा अच्छा था। न्यायाधीश जो था जब उसको लेके जाया गया, न्याय के मैदान में किसकी विजय? धन की, क्योंकि वहाँ पे तो अलोपीदीन जीत गया था। पंडित अलोपीदीन इस अगाध सिंह है, यह पंक्ति में कौन-सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा। तो ये भी याद रखें कि अगर पंडित अलोपीदीन इस अगाध के सिंह है, तो ये क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है।